नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आज चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में नहीं दोस्तों, आज हम हैं एक दिल्ली के गांव खुले खेतों में। में। जितनी दूर तक आपकी नजर जाए सरसों के खेत हैं। तो ऐसा नहीं है दिल्ली में गांव नहीं है, दिल्ली में बहुत गांव है, जिसका सबूत हम आज आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओमपाल जी आपका हमारे जी चैनल में। नमस्कार। आज हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक व्यू देना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पत्रकारों का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 या 11 सालों में क्या किया है जनता के लिए। तो उससे रिलेटेड हम आज बातें करेंगे। क्या लगता है आपको, कैसे कटे उनके ये साल दिल्ली में? यहाँ बहुत सारी बातें इस प्रकार से ली जा सकती हैं कि गरीब तबका, जहाँ बात करते हैं गरीब तबके की, जे कॉलोनी में रहने वाले लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग, उनको ऐसा लगा कि बहुत सहूलियत मिली है उन्हें, क्योंकि वो 200 यूनिट बिजली की जो बात थी उससे उन्हें इस बात का लाभ महसूस हुआ। और ख़ासकर मैं बात करूं कि आर्थिक मजबूरी और आर्थिक गरीबी, क्योंकि जो होती है बहुत ज़्यादा तंग करने वाली होती है, तो महिलाओं को शायद उन बसों का लाभ मिला जिनमें उन्हें जाने का मौका मिला फ्री सेवा में। मैं भी काफी ट्रैवल करती हूँ जी, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर हम बात करें, दिल्ली के विकास की हम बात करें, तो देखिए बड़ी समस्या रही। जब भी बरसात आती है तो वो सच बोलती है। कॉलोनियों में गलियों की हालत बड़ी बद से बदतर रही। ये पूरी दिल्ली का हाल था। नालियों से पानी का निकास नहीं मिल पाया। आज भी बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां महिलाएं डब्बे से वो गंदा पानी निकालती हैं। पहले कपड़े भी धोती हैं, नहाते हैं, वो सारा पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को वो डब्बे से निकाल कर बाहर करते हैं। ऐसी समस्याएं अभी भी चल रही हैं। अब बात करते हैं सड़कों की, तो हालत कुछ ऐसी भी रही कि सड़कें बनी, महीने 3 होते हैं, बारिश हो जाती है, वो सड़क टूट जाती है गाड़ी अंदर। तो लोगों को जख्मी बनाया है कहीं ना कहीं। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई दिल्ली सरकार गलत है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या उन ठेकेदारों को ठेका नहीं दे सकती जो काम अच्छे से करें? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे लड़ने के लिए, आप अन्ना आंदोलन से आए थे, लोकपाल बिल की बात करते थे आप। आज आप इतनी आंखें बंद कर चुके हैं कि समाज को जरा सा सुख नहीं दे पाते। उन गरीबों को 200 यूनिट बिजली देकर क्या आप पूरी दिल्ली को पूरा भ्रष्टाचार में घोल देंगे? अभी पीछे की बात करें हम कोरोना काल की, कोरोना काल में तो आपको पता होगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली एक ही चीज थी, वो थी शराब। ऐसे ठेके खोले गए, उन ठेकों में वो शराब की कीमत बढ़ा दी गई। 50 की है तो 70 की मिलेगी, 100 की है तो 150 की मिलेगी, वो ठेके से। और वो खूब सारी बिकी। उस समय नई अर्थव्यवस्था बनी। उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैं एक नई अर्थव्यवस्था हूँ। जी जी जी, बहुत फेमस हुआ था आपका वो आर्टिकल, जी, पढ़ा था आपने भी। तो उसके बाद फिर एक और समस्या क्रिएट हुई। कुछ समय गुजरा तो इन्होंने जगह जगह पर बहुत सारे दारू के ठेके खुलवाए। लोगों ने कटआउट में दारू की बोतल बनाकर रोडों पर लगाई, और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का प्रावधान शुरू किया। तो पौवा लेने वाले को भी पौवा फ्री है, अद्धे को भी अद्धा फ्री है। आप मुझे बताइए कि आप उन परिवारों में कौन सा सुख बांट रहे थे, किस प्रकार का सुख बांट रहे थे? अब एनालाइज आप कीजिए, क्योंकि आप भी एक। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि केजरीवाल जी की सरकारों के कार्यकाल के दौरान अगर किसी को कुछ याद है तो ये दारू की एडवर्टाइजमेंट, जैसे ओमपाल जी ने आपको बताया, और जिसकी वजह से जेल के चक्कर भी काट रहे हैं उनके कई नेता और खुद हाँ, केजरीवाल जी भी। अभी भी उनके एक नेता जो जी हैं, जी जी, मंत्री जो हैं, वो जेल में ही हैं, है सत्येंद्र जैन जी। जी। और काफी कोर्ट का बवाल भी चल रहा है इस बार भी केजरीवाल जी के इलेक्शन लड़ने पे और सब कुछ। ये तो रही एक मोटा मोटी देख रेख की बात। मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े बजट फंड्स निकाले उन्होंने, स्वास्थ्य को लेके मैं बात करना चाहूंगी। आपके नजरिए से देखा जाए तो स्वास्थ्य को कहाँ लेके पहुंचे केजरीवाल देखिए, जी? जहां स्वास्थ्य की बात आ जाती है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों एक ऐसी चीज हैं जो इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और वो पैसा कमाया जा सकता में ही ये चीज आ जाती है
कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, अगर आपने कोई योजना ली हुई है, तो आपकी योजना का सारा पैसा वहां कट जाएगा, भले आपको चाहे वायरल हुआ हो। हॉस्पिटल्स में अगर आप चले जाते हैं प्राइवेट में और आपको कुछ नहीं हुआ है, आपने कहा सर में दर्द है, तो आपको तुरंत एडमिट कर लिया जाएगा। और सरकारी हॉस्पिटलों का ये सिस्टम है कि आप अगर बीमार गए हैं तो समझ लीजिए कि आप वहां से वापस ठीक से कैसे आएंगे वो तो ऊपर वाला जाने। ओपीडी में बहुत लंबी लाइन लगती है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पर्ची बनाने का पैसा। डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते हैं आप, डॉक्टर तक पहुंचने के लिए भी आपको चाहिए पैसा। उसके बाद जब आपके टेस्ट लिखे जाएंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा 3 महीने का, 6 महीने का, इतने तो मरीज मर लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें दवाइयों की, तो जब पर्ची बनाई जाएगी तो दवाई अस्पताल में नहीं है जी, बाहर से लेनी होगी। अब आप मुझे बताइए, ऐसे जब समीकरण बनेंगे जीवन के तो कैसे जिएगा आदमी। अब हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में बहुत सारे स्कूल प्राइवेट बने हुए हैं जगह जगह, और बड़े लुभावने होते हैं। लोगों को स्कूल अगर कोई पसंद है तो प्राइवेट, कॉलेज अगर पसंद है तो सरकारी। आप मुझे ये बताइए कि सरकारी स्कूल पसंद क्यों नहीं है, सरकारी कॉलेज क्यों पसंद है? जी देखिए, जितने भी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग है केजरीवाल जी ने ठीक कर दी हो, टीचरों को लंदन भेज दिया हो पढ़ाने के लिए। अगर आप किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को निकालें बाहर और उससे उससे कुछ सवाल करें या देखने की कोशिश करें कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, तो मिड डे मील के अलावा खासा कुछ आउटकम निकल के दिखाई नहीं देता सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का। और अगर ये इतना ही कुछ सफल एग्जाम्पल रहता तो ये ईडब्ल्यूएस से एडमिशंस का करप्शन और ये अलग से ये सारी चीजें नहीं मैं होती। ईडब्ल्यूएस की भी बात करता हूँ, यहाँ पर भी आपको बताऊं भ्रष्टाचार। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का कार्ड है और आप अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो आपको वहां भी रिश्वत की जरूरत है। जी बिल्कुल। बिना पैसे दिए आपको वहां भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये कैसा व्यापार है आप समझिए। अब यहाँ तो थी बात आम आदमी पार्टी की, यहाँ हम आ जाते हैं अब भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 26 साल से जो है दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है। सन 1998 में सरकार बनी थी और अब 25 चल रहा है, तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी है। हालांकि तीसरी बार केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि पिछले 15 साल से एमसीडी में थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने क्या ही किया। मैं उस पर भी आना चाहूंगी ओमपाल जी। बीजेपी ने जो प्रचार पे पैसा खर्चा किया है इस बार, नेगेटिव कैंपेन, जो हालांकि अब तक किसी भी सरकार के द्वारा नहीं देखी गई, कांग्रेस रही, बीजेपी रही, और भी सरकारें रही, दूसरी पार्टी की इतनी नेगेटिव कैंपेन खुलेआम आके किसी ने नहीं की जितनी इस बार आम आदमी पार्टी की बीजेपी ने की। और फिर जवाबी कार्रवाई में आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें खासे जवाब दिए हैं। बिल्कुल। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं थी दिल्ली के लोगों को बचाने की? जो पोस्टर उन्होंने लगाए वो हालत क्यों होने दी उन्होंने दिल्ली की, जबकि वो सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं को ऐसे इशारों पे नचाने के आरोप सह रही है, उसके बावजूद भी ये चीजें क्यों होने दी उन्होंने? क्या दिल्ली की जनता उन पे जो भरोसा नहीं दिखा रही वो ठीक नहीं दिखा रही? देखिए, दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखा रही है तो कहीं तक ठीक लगता है। वजह उसकी ये है, 15 साल की राजनीति एमसीडी में रही भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने एमसीडी को बेहाल बनाए रखा। बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, और आप देखिए जगह 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 पर कूड़ा पड़ा रहना, तो वो आज भी ऐसा ही है और वो कल भी ऐसा ही था। आपने क्या ही अलग कर दिया? दूसरा, आप वादे करते हैं, जब भी चुनाव आता है जनता को लुभाते हैं, सपने दिखाते हैं, और सपने दिखाने के बाद जब आपको सीट मिल जाती है तो आप ऐसे चले जाते हैं जैसे कि कभी आए नहीं थे, आपके पैरों के निशान तक मिट जाते हैं। आज ये हालत है मैडम कि अगर अब ये विधानसभा का चुनाव है, सारे विधायक बन जाएंगे धीरे धीरे, किसी ना किसी पार्टी के बनेंगे। हम ये नहीं कहते, हम किसी पार्टीवाद की बात नहीं करते, लेकिन जब ये विधायक बन जाएंगे, आज ये माला पहनते हैं गले में, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, नीचे उतरते हैं, बुजुर्गों के पैर छूते हैं, युवाओं के पैर हाथ जोड़ते हैं, महिलाओं के पैर छूते हैं, लेकिन जैसे ही ये विधायक बन जाएंगे उसके बाद इनके ऑफिस जो है 4 की जगह तो 2 रह जाएंगे। और जब आप इनके कार्यालय जाएंगे तो इनके जो कार्यकर्ता होंगे वो भी आपको विधायक ही नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दस्तूर है हिंदुस्तान का।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओमपाल जी, इन सब चीज़ों पे हमसे बात करने के लिए। तो जनता, आज के बाद जीएनएन आपके लिए एक नया शो लेके आने जा रहा है, केवाईसी नो योर कैंडिडेट, और जिसमें हम आपकी बात सीधी सीधी कराएंगे आपके कैंडिडेट से, आपके इलाके के कैंडिडेट से। वोटिंग करते टाइम अब हम ये भी क्या कहें, आप सोचे समझे क्या ही सोचेंगे ये और क्या ही समझेंगे ये। अपने अधिकारों से जागृत रहे जनता, और खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। धन्यवाद। बस लास्ट में एक मैसेज मैं आपको जरूर दूंगा कि अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हुए, अपने जानकार को समझते हुए, अपने कार्य को समझते हुए ही वोट दें। हम ये नहीं कहते कि आप किसे वोट देंगे किसे नहीं। आप 500 1000 के चक्कर में ना पड़ें। एक ऐसे इंसान को चुनें जो आने वाले 5 साल वो आपके काम आए और आपके जीवन को खुशहाल करे और आपके संसार को बसाए। जय हिंद।